आज के हमारे गेस्ट साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साउथ पंजाब की एक भरपूर आवाज़ अहमद हुसैन डेहर साहब। चेयरमैन लगाया हुआ था मार्केट कमेटी का, वो चाय की पत्ती का स्मगलर था। अच्छा। और जो एमडीए में लगाया हुआ था वो 2 दफ़ा करप्शन पे उसको हटाया गया था। पहले हामिद मीर साहब विज़िट करते हैं सिंध हाउस को और उसमें मुनहरिफ अरकान जो थे वो थे, लेकिन उसके बाद आपकी 25 को एक मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उसके बाद आप एक प्रेस टॉक करते हैं जिसमें आप कहते हैं मैं गवर्नमेंट को वोट दूंगा। जिस रेशो से गिलानी साहब लेते हैं ये कमीशन 16%, तो मेरा तो वहाँ 2 अरब बन जाता। यू वर द वन जिन्होंने सबसे पहले कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे इधर करप्शन कर रहे हैं। आपके भाई उनको जाके सपोर्ट करते हैं। मुल्तान की आवाम इसको क्या समझे? सिटिंग एमएनए एक जाकर सीएम सेक्रेटरीट के अंदर रिश्वत देकर कोई काम, वही बात है। और किसको हम लाए अदम एतमाद के बाद? किसको लाए? हम उसको लाए जो आज आपका फील्ड मार्शल है। हमने 100 बातें सुनी, हमारे खिलाफ 100 बातें हुई, हमारे बच्चों से शादियां नहीं करेगा, कितना कुछ इमरान खान ने कहा। क्या इमरान खान गद्दार वतन है? जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ैन प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आज के हमारे गेस्ट साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साउथ पंजाब की एक भरपूर आवाज़ अहमद हुसैन डेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी कि आपने टाइम दिया अपने मसरूफ़ वक्त में से। ऑलवेज वेलकम। मलिक साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अर्ली लाइफ एजुकेशन। मैंने जी यहाँ से लासाल से मैट्रिक किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। उसके बाद पॉलिटिक्स। बचपन कैसा था मलिक साहब? पहले तो बचपन वाज रादर टफ, क्योंकि लाइफ कुछ ऐसी गुजरी है, शुरू से ही टफ लाइफ गुजरी है। माय फादर हैड 2 मैरिजेस, तो उसमें जो है ना एक स्ट्रगल थी शुरू से लाइफ जो है ना। ये डिसीजन कैसे लिया कि किस दिन ये फैसला किया कि आप पॉलिटिक्स में आना है? डिसीजन ये था कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि यहाँ पे हमारे इलाके में ना बड़े जुल्म होते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो मतलब लोगों से झूठे पर्चे करा दिए, उन पे जुल्म कर दिया, उनसे पैसे लिए, फिर पैसे लेके उनको ब्लैकमेल करके उन्हें जलील किया। तो मैंने देखा गरीब बहुत तकलीफ़ में है। तो फिर मैंने उस दिन ये सोचा, मैंने कहा इनके लिए मैं स्टैंड लूँगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसका ख्याल करूँगा जिसके सर का कोई साइन नहीं होगा। और उसी के ऊपर मैंने अपनी पॉलिटिक्स में लाइफ शुरू की। आपका पहला इलेक्शन आई गेस 2008 का एमपीए का इलेक्शन था। 2002 में मैं पहले एमपीए लड़ा था। किसके विंग के तौर पे? मैं पीपल्स पार्टी से था। मेरे उस वक्त गिलानी साहब जेल में थे। अब अहमद मुश्तबा गिलानी साहब एमएनए पे लड़े थे, मैं एमपीए पे लड़ा था। फिर 2008 का इलेक्शन आया, आपने वही पीपल्स पार्टी के साथ कंटेस्ट किया। 2002 में हम रात को जीत गए थे, सुबह हम हार गए थे। ये भी तो ये सिचुएशन हुई और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे टिकट दी थी। 2008 में फिर मैं एमपीए पे इलेक्शन लड़ा और मैंने उसमें 44,000 वोट लिया। 20,000 की लीड थी, जो साउथ पंजाब में एक रिकॉर्ड वोट था। 2008 में आपको पता है इस इलेक्शन के शुरू में ही मोहतरमा शहीद हो गई थी और टिकट हमें मोहतरमा ने दी। 29 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे और मैं डिवीजनल सदर था, फेडरल काउंसिल का मेंबर था। मैंने तो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहना था। तो वो जब 2013 में उस वक्त जरदारी साहब थे ऑल इन ऑल और इधर से गिलानी साहब थे। तो गिलानी साहब के बेटे जो थे वो जब ये वज़ीर आज़म थे तो मैंने इन्हें बताया गिलानी साहब को ना कि आपके बेटे एफिड्रीन में इन्वॉल्व हैं, आपके बेटे जो है वो हज स्कैम में और इस तरह के कर रहे हैं। तो उन्होंने बेटे को बता दिया। उससे बेटों ने फिर मुझे नफ़रत हो गई कि भाई ये तो हमारे पोल खोलता है। तो उन्होंने 2008 से 13 में जो मैं एमपीए था तो मुझे तो रूटीन में पार्टी ने टिकट देनी थी। आई वॉज अ विनिंग कैंडिडेट। तो मुझे 13 में इन्होंने टिकट नहीं दी, मेरे से टिकट छीन ली। जब मुझे टिकट छीन ली तो इन्होंने हैदर गिलानी को टिकट दी जो उस वक्त अगवा हुए थे। तो पार्टी ने मुझे निकाला, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने मुझे छोड़ा। उसके बाद आपने डायरेक्टली पीटीआई ज्वाइन की? जी, फिर मैंने पीटीआई ज्वाइन की। तो उसमें ये हुआ कि मतलब शामूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा जी अगला इलेक्शन की टिकट भी आपको दिलवाएंगे और आप पीटीआई में आए। और 2018 में आपका शामूद के साथ ही कोई मसला चला टिकट के ऊपर? मैंने कोई 4 साल मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक ना लोगों में मासिस में मैं घुस गया, बहुत शदीद मेहनत की मैंने। और जब इलेक्शन का वक्त आया तो इन्होंने टिकट सिकंदर याद बोसन साहब को दे दी और जब उनको टिकट दी तो मैंने फिर धरना दिया। जब मैंने धरना दिया यहाँ से 3000 बंदा ले गया, मैं 30 बसें भर की। तो हम उसमें वर्कर गए और सारे पीटीआई के, तो उन्होंने वो धरना दिया और इमरान खान के घर का रास्ता बंद कर दिया। फिर वो एक मौजज़ा था कि मतलब नहीं, इन्होंने कहा कि जी आप चले जाएँ 8 दिन के बाद। 8 दिन हम वहाँ बैठे रहे। तो मैं बरी इमाम सरकार आ गया, 3 दिन मैं वहाँ बैठा रहा। तीसरे दिन मुझे इमरान खान का फ़ोन आया कि जी आपको टिकट ओके हो गई। 2018 के इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे अखबारात में आपके इंटरव्यूज़ लगे
जिसमें आपने नवाज शरीफ और नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बारिश की कि उन्होंने करप्शन की, ये मुल्क से वफ़ादार नहीं है। और उसके बाद 23 के अंदर आपने PMLN के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया 24 में। नहीं, मैंने एज सच किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाए जिनको मैंने खुद ना देखा हो। मैंने गिलानी साहब के बारे में ज़रूर बात की है कि मैंने अब खुद ऑब्ज़र्व किया है जो कुछ इन्होंने और इनके बच्चों ने किया है, वो तो एक मिसाल है। नून लीग के ऊपर मैंने कभी बात नहीं की। मैंने बात उस वक्त PTI में मैं था, तो मैं PTI पे ही बात करता था। आप हैरान होंगे कि PTI में था और मैं शाहमूद कुरैशी साहब से मेरी टसल हो गई इसी बात पे कि करप्शन बहुत ज़्यादा साउथ पंजाब में हो रही है, और साउथ पंजाब के वज़ीर आज़म शाहमूद कुरैशी साहब थे। मैंने वज़ीर आला थे हमारे जो उस्मान बुज़दार यहाँ पे पंजाब अपना, उनके सेक्रेटेरिएट में मीटिंग थी, पंजाब के सारे MNA थे PTI के, उनके सामने खड़े होकर मैंने कहा जी इस जितनी करप्शन हो रही है और जितना झूठे मतलब वहाँ पे पर्चे हो रहे हैं या लोगों की ज़मीनें उतारी जा रही हैं 2-2 कनाल 1 कनाल वालों की, तो इस आज तक तारीख़ में नहीं हुआ। तो इमरान खान ने मुझे कहा कि कौन करवा रहा है? मैंने कहा वहाँ के मिनिस्टर्स करवा रहे हैं, उनके बंदे जो हैं जिन्होंने लगाए हैं, जिनसे उन्होंने, आप यहाँ डायरेक्टली शाह महमूद को उन्होंने कहा कि जी ना नेम द पर्सन। मैंने कहा जी हम नाम नहीं लेते, हम वैल्यूज़ होती हैं हमारी। उन्होंने कहा नेम द पर्सन। मैंने कहा जी मखदूम शाहमूद कुरैशी। तो शाहमूद कुरैशी साहब को काफ़ी नाराज़ हो गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पार्टी से शोकॉज नोटिस दिलवाया। शोकॉज में मुझे बुलवाया गया इस्लामाबाद। मैंने इस्लामाबाद प्रूव किया कि इन्होंने एक वहाँ जो लगाया हुआ था, जो चेयरमैन लगाया हुआ था मार्केट कमेटी का, वो चाय की पत्ती का स्मगलर था। अच्छा। और जो MDA में लगाया हुआ था वो 2 दफ़ा करप्शन पे उसको हटाया गया था। तो आई प्रूव्ड दोज थिंग्स विच आई वाज सेइंग। तो उसके ऊपर ये हुआ कि मुझे उस कमेटी ने फिर एग्जैनरेट कर दिया। उन्होंने कहा जो कुछ ये कह रहा है सही कह रहा है और जिन पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो सही हैं, उनको बुलाया जाए। फिर उनको कौन बुला सकता था? ज़ाहिर है ये इस मुल्क, लेकिन मुझे एग्जैनरेट कर दिया गया। मलिक साहब आप काफ़ी ब्लंट हैं और फेयर बात करने से रुकते नहीं हैं। एक नो कॉन्फिडेंस से पहले हामिद मीर साहब विज़िट करते हैं सिंध हाउस को, और उसमें मुनहरिफ अरकान जो थे वो थे। लेकिन उसके बाद आपकी 25 को एक मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उसके बाद आप एक प्रेस टॉक करते हैं जिसमें आप कहते हैं मैं गवर्नमेंट को वोट दूंगा, लेकिन अगेन वो फिर एक यूटर्न साबित होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो एक्चुअल स्टोरी ये हुई कि इमरान खान साहब के पास में आया तो मैंने उन्हें कहा कि बर्न सेंटर में 70 बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे, खुदा के लिए इनकी जान बचा लें। और वो जो वहाँ पर इंचार्ज है वो बुज़दार के भाई के साथ उसकी डील है, तो वहाँ वो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है। निश्तर में ये बच्चे दाखिल होते हैं, वहाँ पहले एक बेड पे 4 बच्चे होते हैं तो ये मर जाते हैं, तो आप वहाँ पे मुझे बच्चों का वार्ड बनवा दें। 3 साल मैं कहता रहा, वो 70 बच्चे मर गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह मेरा एक इनके साथ कन्फ्लिक्ट था कि एक 2-2 कनाल ज़मीन वाले अंगूठे नहीं लगे होते थे। मैं फ्रेंसिक करा के इनके पास केस ले आया कि बेचारे मर जाएंगे, इनको इंसाफ दिलवा दें। तो इमरान खान वॉज लीस्ट कंसर्न कि किसी गरीब को या किसी को अगर साबित भी हो जाए इसके साथ जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ वो किसी हमें इंसाफ देता। उसके ऊपर मेरी जब इनसे कन्फ्लिक्ट हुई तो इन द मीन टाइम अदम एतमाद आ गया। अदम एतमाद पे मुझे बुलाया शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि हमें आप वोट दें। मैंने कहा जी मैं एक शर्त पे दे सकता हूँ कि बर्न सेंटर में 70 बच्चे मर गए हैं, आप मुझे बर्न सेंटर में बच्चों का वार्ड बनवाने की कमिटमेंट करें तो फिर मैं आपके साथ आ सकता हूँ। सर उन्होंने मुझसे कमिटमेंट की, उन्होंने बर्न सेंटर में बच्चों का वार्ड बनवा दिया। आज आप जाके देखें वहाँ वार्ड बना हुआ है। सिंध से KPK से साउथ पंजाब के बच्चे वहाँ 6 साल से कम उम्र जो जले हुए होते हैं उनका इलाज हो रहा है, उनको सुकून मिल रहा है। हमारा मकसद पार्टियाँ नहीं होता, हमारा मकसद होता है टू डिलीवर द पीपल। तो दुखी को सुख देना के लिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। इसका क्रेडिट तो मलिक साहब आपको जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका नहीं ख्याल कि जिस तरह नो कॉन्फिडेंस आया, आप PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए, आपको रिज़ाइन करके आगे बात करनी चाहिए थी? पहली बात तो ये है कि टिकट मैंने छीना था, मैंने धरने से लिया था। इन्होंने तो सिकंदर बोसन साहब को टिकट दे दिया था, तो टिकट मेरी अपनी मेहनत का था, पार्टी का तो नहीं था। खैर उसके बाद टिकट अगर मिल भी गया तो मैंने स्टैंड लिया एक सच और हक के इशू के ऊपर। मैंने किसी पार्टी के इशू पे नहीं टिकट वो किया। जब मैंने उस इशू पे स्टैंड लिया और इन्होंने 70 बच्चे मार दिए, जहां 70 बच्चे एक लीडर मार दे तो वहां कहां आप किस जस्टिफिकेशन के तहत आप कहते हैं कि अगर मैं सीट वो छोड़ देता, मैं उस सीट पे ना होता, तो ये बताएं कि जो दूसरा बंदा वहां पे आता और जितना काम मैंने किया, मैंने उस दौर में 17 बिलियन का काम करवाया। मैंने नहीं छोड़ी, मैं रह गया, मैं इधर नून लीग में आया। जितने मेरे पिछले फंड्स थे आप देख लें, निश्तर 2 की फुल फंडिंग मैंने कराई। हेड मोहम्मद वाला जो है ब्रिज, ये रोड जो है, ये सारा रोड उसी वक्त बना, मैंने बनवाई। मतीतल रोड जो 3-3.5 अरब का है वो बनवाया। मुजफ्फराबाद ओवरहेड ब्रिज बनवाई।
और आपका सिविल सेक्रेटेरिएट, ये फुल फंडिंग करवाई। 17 बिलियन का मैंने काम करवाया। किसका काम करवाया? मुल्तान का काम करवाया। मैंने उनमें से 1 रुपया भी अगर कमीशन लिया हो, तकरीबन जिस रेशो से गिलानी साहब लेते हैं ये कमीशन 16%, तो मेरा तो वहाँ 2 अरब बन जाता। सर 1 रुपया मैंने करप्शन लियो अगर मैं लिया हो मैंने कोई कमीशन में, आज आपका देनदार। बिल्कुल सही बात है मलिक साहब, आपने मुल्तान की इतनी खिदमत की, सब कुछ किया, फिर 24 के इलेक्शन की हार की वजह आपको क्या नजर आती है? सर मैं हारा नहीं हूँ, मैं इलेक्शन जीता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। हर उसकी बंदा वजह- इस सीट नहीं, के ऊपर जो कैंडिडेट मौजूद है वो मुझे जीता आप है। इंसाफ कर दें। देखें कि इंसाफ ये है कि मेरा वोट है 73,000, मेरा वोट कर दिया गया 60,000, और गिलानी साहब का वोट है 67,000, और रिजेक्टेड वोट अगर उसमें 13,000 लिखा हुआ हो तो मेरा, बिल्कुल अगर मेरे रिजल्ट में 13,000 वोट रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो वो मेरा, बिल्कुल, और अगर 13,000 नहीं लिखा हुआ तो वो जीत गए। मेरा था 73,000, उनका था 67,000, तो मुझे कर दिया 60,000 पे, और वो भी तीसरे नंबर पे, इसलिए कि कल को ये चैलेंज ना कर सके। अच्छा देखें अगर वो पीटीआई का वोट कम करते तो वो 100 का फर्क तो ना रखते ना, बिल्कुल, वो कम से कम 10,000 का तो रखते ना, बिल्कुल। उसको नहीं छोड़ा पीटीआई। चले हम एडमिट कर लेते हैं, आपने 24 का इलेक्शन जीता, हु वाज द सेकंड? आपके पास तो फॉर्म 45 मौजूद होंगे। गिलानी साहब थर्ड पे थे। अच्छा, मतलब क्योंकि अगर 13,000 वोट जो है ना डबल स्टैम्प मेरा किया उन्होंने। अच्छा, गिलानी साहब थर्ड पे थे। उसी को पीटीआई क्लेम करती है, उसी को आप क्लेम करते हैं, उसी को सर गिलानी साहब पीटीआई के, मेरी बात सुने, पीटीआई के जो 2-3 बंदे थे वो अंदर से लिंक्ड थे इनके साथ। बैरिस्टर साहब और ये सारे जो आप कह रहे हैं, आप ना छेड़े इन बातों को। नहीं सर आप ब्लंट है, तो आप वो खुल के बात वही करें। मैं कह रहा हूँ ना कि उनको जो वोट थे उनके, और उनको कितने ऐड किए गए, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। सर चलें हम इसको भी एडमिट कर लेते हैं। आज तो आप You मान want लें कि that वो seat? उनके साथ लिंक्ड है। सर मैं, आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ, मैं अपनी राय अभी मैं नहीं नहीं दे कहता, सकता। आप खुद देख लें। सर पीटीआई 24 वाले खुद कहते हैं। 24 के इलेक्शन में जी। आप जीत गए इलेक्शन, हरा दिया गया XYZ जिसने भी किया जो कुछ। वेरी नेक्स्ट इलेक्शन बाय इलेक्शन होता है, उसके अंदर आपके भाई पीपल्स पार्टी के साथ जाके खड़े होते हैं, आप इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर रहे होते, PMLN आपको टिकट नहीं मेरे देता। भाई ने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा, बिल्कुल, तो अगर वो वहाँ गया है तो हो सकता है कि पार्टी ने कहा हो। तो सर यही तो एक बात पीपल्स है पार्टी देखें सपोर्ट कर रही थी ना, नून लीग सपोर्ट कर रही थी ना, नून पीपल्स पार्टी। मैंने कागजात जमा कराए मैंने कागजात जमा, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल। जब मैंने कागजात जमा करवाए तो उस वक्त मुझे कहा गया कि पार्टी का हमारा फार्मूला है तो आप जो है ना इलेक्शन ना लड़ें। मैंने पार्टी के कहने पे इलेक्शन ना लड़ा, तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की या नहीं की? सर मैं अभी, आपने कहा पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता आपको। हाँ। आपको पार्टी से यू वर द वन जिन्होंने सबसे पहले कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे इधर करप्शन कर रहे हैं। आपके भाई उनको जाके सपोर्ट करते हैं। मुल्तान की आवाम इसको क्या समझे? सर एक भाई मेरा जो है वो, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, आसिम डेहड़ उसका नाम है, तो वो हमेशा मेरे मुखालिफ होता है। अभी मेरे ख्याल में उनका नाम नूर साहब है, जो अभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, तो वो तो आपकी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। मैंने किसी को रोका नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो फैसला करे, ठीक है ना। मैं अपनी ज़ात का जिम्मेदार आप सपोर्ट नहीं करेंगे गिलानी साहब को? जी मैंने ना पहले किया ना फिर करूंगा। सिटिंग MNA एक जाकर CM सेक्रेटरिएट के अंदर रिश्वत देकर कोई काम वही करे, बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या मैं रहेगा? वही बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद कहा कि मैंने खुद जो है ना, मेरे से उन्होंने पैसे मांगे हैं एक काम करवाने के लिए, और CM सेक्रेटेरिएट से मांगे गए हैं। मैंने कहा बताएं इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, करप्शन की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। मैंने ये मीडिया पे ये बात की इसलिए कि मैं जिस पार्टी में खड़ा हूँ उसके जो गलत काम होंगे मैं तो वो बताऊंगा, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स का मकसद, मैंने कहा ना फ्रॉम द डे फर्स्ट, हमें बुजुर्गों ने ये कहा है कि आपने लोगों को सुख देना है, लोगों की खिदमत करनी है। इसलिए अगर वो मेरी पार्टी में करप्शन चल रही है तो मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा और उसका हल निकलवाऊंगा। जो मैंने पार्टी में खड़े होकर किया, मैंने इमरान खान के सामने कहा कि शाहमूद कुरैशी साहब की टीम जो है वहाँ करप्शन कर रही है, और मैंने जो बोला सच बोला। और किसको छोड़ा? अदम इत्माद में मैंने छोड़ा 70 बच्चों के शहादत की मरने की वजह से। और किसको हम लाए अदम इत्माद के बाद? किसको लाए? हम उसको लाए जो आज आपका फील्ड मार्शल है। और आज हम वो इमरान खान के, वो उसको अगर हम अदम इत्माद ना करते तो आज वो इमरान खान के जो चहीते थे, जो आज जनरल फैज साहब जी, आज वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते। और अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते तो इस वक्त हमारे मुल्क का, अगर इमरान खान होते तो इस वक्त हमारा मुल्क डिफॉल्व कर चुका होता। इनके आने के बाद आप देखें आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और बताएं कि फील्ड मार्शल के लाने का सबब कौन बना? इमरान खान को हटा के फील्ड मार्शल पे लाने का फील्ड सबब मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। आपका कहने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मतलब है कि ये सारा कुछ इसलिए प्लान किया गया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके।
तो ये तो आइन और कानून के खिलाफ नहीं है, हमारा आइन तो ये इजाज़त नहीं देता, ये तो बेसिकली राइट ही वज़ीर आज़म का कि उसने अपॉइंट करना है। आई वॉज नॉट इन एनी प्लानिंग, आई नेवर न्यू दैट इट वॉज अ प्लानिंग और इट वॉज अ सडन डिसीजन। व्हाट द थिंग हैपेंड कि 70 बच्चा मार दिया इमरान खान ने, 10 बंदे जिनकी ज़मीनें उतर गई थी और फॉरेंसिक करा के दिया, उसने कुछ नहीं किया। मैं उनके इस वजह से मैंने जाके मुझे उन्होंने कहा जी हम बच्चों का वार्ड बना देते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन गरीबों के मफाद में जाके मैंने ये वार्ड बनवाने पे और ये उनको इंसाफ दिलवाने के लिए मैंने उनको ज्वाइन किया। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि अब जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जिनको बनवाना चाहते हैं ना, वो इस मुल्क को पहले डबो चुके हैं। तो उसके ऊपर जो आगे बंदा आ रहा है ना, वो वही है जिसने, जो कि उस वक्त खुद जो था ना वो इस ISI का हेड था और उसने जाके कहा प्राइम मिनिस्टर को कि आपकी मिसेस जो है वो ये करप्शन कर रही हैं, और सारी दुनिया उसे रोकती रही। और वो इतना दलेर इंसान था और इतना ऑनेस्ट इंसान था कि उसने जाके वज़ीर आज़म को बता दिया, और इस वजह से वज़ीर आज़म ने, इमरान ने उन्हें हटा दिया। जो इतना दलेर और सच्चा आदमी था, आज देखें उसके आने के लिए अगर हमने स्टैंड लिया है 24 बंदों ने, हमने 100 बातें सुनी, हमारे खिलाफ 100 बातें हुई, हमारे बच्चों से शादियां नहीं करेगा, कितना कुछ इमरान खान ने कहा, हमने स्टैंड करके आज उनको बनवाया है। आज उनके होने के फल जो ये कौम खा रही है, जिसने इंडिया को फतह दिलवाई है, क्या उसमें हमारी शाबाश नहीं बनती? क्या हम मुजाहिद नहीं है? बहुत सारे लोगों में ये ख्याल है कि आपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया ऑपोजिशन के साथ मिलके, उसकी वजह से आपको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया इंटीरियर का। उसकी वजह से तो मिनिस्टर बनना चाहिए था, कहते हैं उसकी लेकिन आप अपोजिशन में थे, आप मिनिस्टर बन नहीं सकते थे, तो आपने लीस्ट जो अच्छी चीज़ मिली आपने उसको ग्रैब किया। मुशीर बन सकते थे, मुशीर भी बनते रहते हैं अपोजिशन में, मुशीर बन जाते हैं, उनको मतलब बहुत बड़े बड़े ओहदे अपोजिशन में भी दे दिए जाते हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जब नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, अभी रिसेंटली अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि राना कासिम साहब और जितने भी मुनरफ अपोजिशन के उस टाइम गवर्नमेंट के बाद में अपोजिशन के बंदे थे, वो टिकट की उसके ऊपर आए थे कि आप हमें एडजस्ट करेंगे तो हम नो कॉन्फिडेंस में साथ हैं। देखें, आपने भी PMLN का टिकट लिया, तो कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है कि मेरी बात सुने, मैंने PTI का टिकट लिया धरना दे के, जंग करके। मेरा इलेक्शन से ज़्यादा उस वक्त लोगों को ले जाने का वहाँ का खर्चा हुआ था। मैंने अपने अल्लाह की मेहरबानी से ज़ोर बाजू पे टिकट लिया ना। जो बंदा अपने ज़ोर बाजू पे टिकट ले सकता है PTI का, तो वो तो पहले का सिटिंग कैंडिडेट है ना, MNA है, तो मैं पहले सिटिंग MNA था ना। अगर मैं ना भी जाता नून लीग में, मेरा PTI में तो टिकट कंफर्म था, इसलिए टिकट का तो मसला ही कोई नहीं था। मैं तो MPA भी 2008 से 13 में जो मैं MPA रहा हूँ, वो भी मेरा टिकट मैंने अपनी उस सारी ज़िंदगी की मेहनत से लिया है, किसी 1 रुपया किसी को नहीं दिया। और ये जो नून लीग का टिकट दिया है, वो टिकट के लिए नहीं गया, मैं गया उन बच्चों की जो 70 बच्चे बेचारे फौत हो गए, उनका वार्ड बनवाने के लिए गया, और वो बना हुआ है, आप जाके देख लें, वहाँ बच्चों का इलाज हो रहा है। देखें, आपके लिए छोटी बात है, मेरे लिए उन बच्चों का जो इलाज हो रहा है ना, जले हुए बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप जिंदा लाशें होती हैं। बिल्कुल, आज जो उनको सुकून मिल रहा है, मुझे उससे बंदों से भी अजर नहीं चाहिए, मुझे नून लीग से भी अजर नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से उसका अजर चाहिए। सर उसके बाद दूसरी चीज़ जो 24 के इलेक्शन हुए, डू यू थिंक आज हम डेमोक्रेसी वाले मुल्क में जी रहे हैं? मुझे ये बताएं कि डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? जितनी करप्शन ब्यूरोक्रेसी में, जितनी करप्शन पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? कोई लिमिट है? देखें, मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं ये करता हूँ कि सुबह से उठ के शाम तक किसी का हक नहीं खाना, झूठा पर्चा नहीं कराना, चोर डकैत की सपोर्ट नहीं करनी, और मैंने कब्ज़ा ग्रुप की सपोर्ट नहीं करनी। मैंने ज़िंदगी का मकसद ये बनाना है कि मेरिट पे जाना है। ठीक है जी। अगर हम सारे पॉलिटिशियंस ऐसे करें कि सिर्फ हक और सच को देखें, वो तो कहते हैं जी हमने डकैत भी छुड़ाना है, हमने चोर भी छुड़ाना है, और ब्यूरोक्रेसी में लेके ना कितने परसेंट से कितने परसेंट कमीशन आज खाया जा रहा है। ये सिस्टम, कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। MNA का कितना आपने आखिर इस पूरे माहौल में आपने इस पूरे करप्शन को क्लोजली देखा है, बीइंग मेंबर पार्लियामेंट। आपका आज का क्या, आपके ख्याल में, जिस हम चले आपके दौर पे चले जाते हैं, आपके दौर में क्या रेट चल रहा था? सर उस वक्त जब मैं 8 से 13 था, तो उस वक्त 7% था जो MPA लेते थे। तो मुझे मूसा ने कहा कि अब मलिक साहब आप अपना हिस्सा नहीं लेते, मैं आपको 7 की बजाय 10% दिलवाता हूँ, आप कमीशन तो लें। मैंने कहा अपने वालिद से पूछो, मैं हराम नहीं खाता होता। मैंने उस वक्त ले लिया। अब तो ये 16% ले रहे हैं, 20% 16% ये ले रहे हैं गिलानी। इस अवाम के पैसे में मैंने 17 अरब का काम एज MNA करवाया है। मेरे ऊपर 1 रुपया अगर साबित हो जाए मैंने कमीशन लिया है ना, मैं जो जुर्माना कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। 1 रुपया कभी हराम नहीं खाया, हक और सच की पॉलिटिक्स की है।
मैं पॉलिटिक्स वो करता हूँ जिसमें मेरिट हो, मैं वो करता हूँ गरीब के सुख के लिए। मेरे पास अभी मजलूमों की लिस्ट है, मैं आपको बताऊँ, जो मेरे पास डायरेक्ट आता है मैं उसको मजलूम लिख के उसका नाम लिख लेता हूँ और फिर आधी रात को भी उसको जवाब देता हूँ। देखिए, हम बनते हैं ना लोगों के सुख के लिए, और ये चीज़ हम नहीं सोचते। आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, उस डेमोक्रेसी में कितनी करप्शन है ये तो देखें आप, उसमें जुल्म कितने हो रहे हैं। यहाँ तो देखें, अब तो ये है कि ये CCD की वजह से कुछ डर गए हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को पुलिस ले रही थी बंदों को मारने के लिए पैसे। मैंने पिछले दिनों एक कत्ल का केस लिया है, उस कत्ल के केस में 5 बंदों को 1 करोड़ रुपया दे के 5 बंदों को उसको यानी चलान कर दिया गया कत्ल में। मैं IG के पास गया, मैडम के पास गया, उधर से इंक्वायरी कमेटी बनी है, 5 बेगुनाह। वो जिसने बुदई ने वो करवाया है वो खुद मान गया है कि ये बेगुनाह है, और आज वो घर आ गए हैं मेरे पास मिलने के लिए। ये तो आपके लॉ का फेलियर है कहीं ना कहीं। लॉ का फेलियर नहीं है, ये माल का फेलियर है, ये जमहूरियत का फेलियर है। तो जमहूरियत में ये हो रहा है। मेरी बात सुने, जमहूरियत, जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, मैं तो अब यही कहता हूं कि हम लोग जमहूरियत। सर, इसका तो फिर यही मतलब हुआ ना कि जिसको उनका दिल करे उसको MNA बना दें। क्यों वोट डालना, क्यों ज़ाया करना? वोट तो निकलते नहीं आवाम के, तो फिर किस बात के हम लोग ये हर साल इतना खर्चा करके 5 साल बाद इलेक्शंस करवाते हैं? वोट आप किसको देना चाहते हैं? जो IMF के जिसने पैसे रोक दिए पाकिस्तान के, वोट किसको देना चाहते हैं? जो जिनके साजबाज यहूदियों के साथ। सर, वोट मैटर नहीं करता। वोट देना मैंने वोट अगर फॉर एग्जांपल अहमद हुसैन ढेर साहब को देना है और वो वोट निकले यूसुफ रजा गिलानी का, मेरे साथ तो नाइंसाफी है ना। व्हाटएवर आई थिंक, मैं मेरा जो मर्जी सोचना है। देखिए, मेरे ऊपर खुद गुजरी बैठी है 13,000 वोट मेरा खुद। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, आपने क्रेडिट लिया अभी फील्ड मार्शल को लाने का। देखें आज, देखिए मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं जीता, मुझे हरवा दे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूँ आज भी मैं फौज, पाक फौज जो है ना उसको सलाम पेश करता हूँ। आपको हरवाने में किरदार किसका है सर? ब्लंटली बोले आज। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है अहमद हुसैन डेहड़ के हारने या जीतने का मकसद नहीं है। देखिए पाकिस्तान जो जीता है ना, मुझे उस पर फख्र है यार। मैं 10 दफ़ा हारने को तैयार हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरे पाकिस्तान को जितवाया है, जिन्होंने मेरे पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है, जिन्होंने पाकिस्तान की इस जंग के लिए शहादतें दी हैं, जो आज भी सरहद पे खड़े होकर मेरे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मैं ड्राइंग रूम में AC में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या वो अगर कुछ किसी वजह से कुछ ऐसा हो भी जाता है तो क्या मैं अपनी ज़ात के लिए उनका बुरा भला शुरू कर दूं? हम 9 मई के हमले शुरू कर दें? यार हम जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काटने लग जाएं? अफसोस का मकाम है यार। ऐसी हज़ारों वाक़यात ज़िंदगी में आ जाते हैं। अगर आपके पास एक बुरा वक्त आया, कल को अच्छा वक्त भी आ जाएगा, लेकिन अपनी ज़ात के लिए अपनी फ़ौज के दुश्मन ना हो जाए। अभी आप जंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं और हम सब इस चीज़ को एडमिट करते हैं, जो कुछ इंडिया ने फेस किया और जिस तरीके से बहादुरी से हमारी फ़ौज ने किरदार अदा किया, ये काबिल सताइश है। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार किसका था आपके ख्याल से? इसमें फ़ौज का और गवर्नमेंट का, दोनों का। अगर जॉइंट, अगर आप नेम कर सकें कौन कौन से लोग प्रायोरिटी पे? वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन आपकी पार्टी तो कहती है ये सारा प्लान ही नवाज शरीफ साहब ने किया था, जो कि इस कहीं ना कहीं इस पूरे सर्कल का पार्ट भी नहीं थे। तो नवाज शरीफ इज नोन टू बी द प्राइम मिनिस्टर, द पार्टी ऑफ द हेड ऑफ दैट पार्टी। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? इट्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक ही बात है। अच्छा, अब वो कहें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, वहाँ का एक सिपाही है, तो बात तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे जाएगी। जो हेड होगा, वज़ीर आज़म होगा, उस पर होगा ना। अब देखें, नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के हेड हैं, मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, तो वो होंगे, उन्हीं को जाएगा। इन्हीं पार्टी के हेड ने, आपने आज बताया कि फ़ौज के ऊपर हमला, मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर होगा, इन्हीं पार्टी के हेड ने लंदन बैठ के एक स्पीच दी जिसके अंदर बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के ऊपर तनकीद की। राइट और रॉन्ग, हमने उस टाइम पर इंक्लूडिंग PTI सब ने तनकीद की कि इदारे के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तो गद्दार वतन आएगा, इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ भी बनते हैं। देखें, आप जो बातें कर रहे हैं ना, उन हालात में क्या चीज़ कैसे थी कैसे नहीं थी, पहले तो हमें उन हालात में जाना चाहिए। उसके लिए कम से कम ये 3-4 आपको ये ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे। क्या इमरान खान गद्दार वतन है? जी, आई डिक्लेयर हिम। ये बात मैं आज नहीं कर चुका, मैं आज से 6 महीने नहीं, उस वक्त कर चुका था जब मैंने अदम एतमाद किया था। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने। लेकिन आपको नहीं लगता गद्दार वतन का सर्टिफिकेट बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है? और यही सर्टिफिकेट आपने कहा है ना, मैंने तो यस किया है, मैंने तो जारी नहीं किया, जारी तो आपने किया है, मैंने तो यस किया है। ये तो बहुत सारा पिछला PMLN का चलता रहा था, मैंने तो आपसे कंफर्म किया कि वेदर यू थिंक। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ गद्दार वतन, अब मैं ये इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उसे अर्तगुल कहता था, लेकिन मैंने जितने करीब से उसे देखा है, 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद मिलता है, मैंने उसे करप्शन पकड़ के ना उसके आगे रखी है, मैंने साबित की है। उन्होंने ISI से इंक्वायरी करवा के मुझे खुद कहा है आपने जो ये करप्शन की है ये सही है, और उसके बाद कुछ नहीं किया।
फिर मुझे ये बताएं कि जब IMF का कर्जा जो रोकेगा वो कौन होगा, मुझे बताएं। जो पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट के ऊपर IMF को ले जाना चाहता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को दोबारा लेने के लिए, जो इस मुल्क को, जब आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही हो वहां आके आप धरना दे दें, वो कौन है? मैं उसे क्या कहूँ, मुहिब्बे वतन? मैंने तो अपने मुंह से ये लफ्ज नहीं लिया, ये आपने लिया है ना। मैंने तो इसलिए कंफर्म किया आपकी पार्टी का मुहिब्बे वतन नहीं कहता। अगली बात पे इंसाफ मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। सर, यास्मीन राशिद एक दबंग खातून, कैंसर पेशेंट, उसके बाद उमर चीमा साहब, जिस तरीके से बेदर्दी से ये लोग पड़े हैं, आज भी लोगों के घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल के बाद, बीइंग लॉयर आप इसको कैसे डिफेंड कर पाएंगे? मैं कहता हूँ कि शायद ये जिस फौज ने हमें फतह दिलवाई है ना, हम इसके काबिल ही नहीं है। हम इंडिया की गुलामी के काबिल हैं। जिसने अपनी जानें दे के फतह दिलवाई है, जो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, जो उनके तनसीबात पे हमला कर रहे हैं, आज आप उनकी फेवर में बात कर रहे हैं। नहीं, पीटीआई अब भी कहती है जिन्होंने अटैक किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, छोड़ देना पीटीआई को, आप अपनी बात करें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लिबर्टी से जाके वहां हमला किया। आप कह रहे हैं ये ठीक है, नहीं, इनके ऊपर जो हो रहा है वो यहाँ मैं कट करता हूँ, एक सेकंड से मैं वो करेक्शन कर दूँ, जो कि मैं ये नहीं कहता वो करेक्ट है, ना मैं ये कहता हूँ कि वो उनके ऊपर कोई वो नहीं बनता, चार्जेस नहीं बनते। आप बनते। ये भी नहीं कहते वो गलत है। मैं ये कहता हूँ एटलीस्ट उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं कहते, आप गलत भी नहीं कहते। इसने लिबर्टी से जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, अगर वो गलत नहीं है, देखिए वो गलत है। इंडिया का फौजी आके भी तो यही करेगा। सजा होनी चाहिए, इंडिया सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर सजा पे रोते क्यों हैं? अच्छा सर, अभी एक आम परसेप्शन है लोगों में कि जितने भी साउथ पंजाब के MNAs MPAs हैं, ये अपनी आवाम को चूरन और मंजन बेच रहे हैं। ना आज तक साउथ पंजाब के लिए कुछ हुआ, ना होगा, ये आप भी जानते हैं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जानते हैं। सिर्फ वोट के लिए, क्योंकि आपको पता है ये एक नब्ज़ है जिसको अगर आप पकड़ें तो वोट मिल सकते हैं, ये मंजन बेचा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखें, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने नारा लगाया कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाते हैं। पंजाब में उस वक्त मैं MPA था। पंजाब में सारे हमारे नून लीग के लोग जो थे, उन्होंने कहा जी हम 2 सूबे बनाते हैं, एक मुल्तान और एक बहावलपुर। तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा नहीं, हम मुल्तान वाला सूबा बनवाएंगे। तो ये सब जो है ना वो अड़ गए। मैंने सारे अपने पीपल्स पार्टी के MPAs को इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई आप सूबे बनने दो, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 50 बने, आप इसकी सूबे की मुखालफत ना करो। मैंने 1 घंटा बैठ के सारे MPAs को समझाया। हमारे पीपल्स पार्टी नून लीग के पीपल्स पार्टी के MPAs राज़ी हो गए। हम सब ने बैठ के नून लीग के उस वक्त जो थे, मैं पीपल्स पार्टी में था, तो उस वक्त वोट करके हमने असम्बली से, पंजाब असम्बली से पास करवा दिए दोनों सूबे। अब उसको पास कराना था गिलानी साहब ने, जिनका नारा था सूबे बनवाएंगे। अब देखें ये मुनाफकत है या नहीं कि वही वजीर आज़म उसको पास नहीं करवाता है, जो सेनेट में भी पास हो जाता है, लेकिन वजीर आज़म खुद नहीं करवाता, क्योंकि वो ये कहता है कि सूबा बन गया यहाँ, तो यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाएंगे, और अगर सेक्रेटरी आ गए तो मैं तो छोटे अफसरों से काम ले लेता हूँ, सेक्रेटरी तो मेरे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि काम ही मैंने नंबर 2 करवाने। तो वो इसने खुद नहीं बनने दिया। फिर जब मैंने बना तो डॉक्टर अख्तर और मैं, हमने मिल के ये उठाया बेड़ा कि यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया जाए साउथ पंजाब में। तो उन्होंने कहा जी 2 सिविल सेक्रेटेरिएट बनेंगे। हमने कहा दोनों बना दें। शाह महमूद साहब ने खुद ऐलान किया कि ये जो सिविल सेक्रेटेरिएट है ये बहावलपुर में बनेगा। मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया। मैंने जाके बुज़दार साहब को इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने कहा अगर सिविल सेक्रेटेरिएट मुल्तान ना बना तो मेरा इस्तीफ़ा है। तो मेरा इस्तीफ़ा शुरू होता था, 4-5 और आने लग गए, तो इन्होंने रुक गए। इन्होंने फिर आधा यहाँ दिया, आधा वहाँ दिया। अभी भी फाल है वो? अभी देखें, वहाँ तो ज़मीन ही नहीं मिल सकी ना। यहाँ मेरे तो सर्किट हाउस में ज़मीन ही नहीं मिल सकी, वहाँ पे वो स्टे हो गए। हमारे यहाँ बुजुर्गों की ज़मीन थी जो ज़र इस्लात में गई हुई थी, तो हमने उस पर कार्रवाइयाँ की हुई थी। मैंने उधर इस वक्त जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, बड़े बहुत काबिल इंसान है ये जाहिद अख्तर जमान साहब, उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे साउथ पंजाब। उनसे मैंने कहा सर हम अपने बरादरी, हमने कौम की यहाँ से केस उठवा लेते हैं, ये ज़मीन पड़ी है हमारी, यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट बना है। ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने वो ज़मीन ली। आज सिविल सेक्रेटेरिएट छतों पे पहुँच चुका है। अब अगर सूबा बनेगा तो हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट तैयार है, और वो अहमद हुसैन ढेड़ के बुजुर्गों की ज़मीन पे तैयार है। हम तो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, असल में हम खरल हैं। हम वो खरल हैं जो अहमद खान खरल की औलाद हैं, हम डेहड़ जो हैं। तो उस वक्त भी ये गिलानी और कुरैशियों ने शहीद किया था हमें। ये तो वो लोग हैं जो इस मुल्क, देखें जिस तरह इन्होंने सूबे बनने की मुखालफत की और आज हीरो बनते हैं।
तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी में, उसमें जब वो अहमद खान खरल साहब निकले बाहर, तो इन्होंने उनको पकड़वा के शहीद करवाया। ये तो हमेशा से अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं। मुल्तान की तारीख में, मुल्तान के आज के दौर में दो नाम बड़े फेमस हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आपका दोनों से ही क्लैश है, ये पर्सनालिटी क्लैश है या इसके पीछे कोई आपकी कोई पर्सनल चलती आ रही है जिसको अब आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? देखें, मैं हक और सच की बात सामने कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जो आपको सही लगे वो। एक दफ़ा आपको वाक़या सुनाऊँ कि गिलानी साहब के पास वो उनके डॉक्टर जवेद सदीकी हैं, वो एक दफ़ा एक सफारशी लेके आए। एक छोटा सा बच्चा कोई चंद साल का था, 10-12 साल का, किसी ने किडनैप कर लिया। तो किडनैप कर लिया तो उसने रैंसम मांगा 50 लाख। अब वो 50 लाख देने को तैयारी कर रहे थे कि वो फोर्सेस ने एक्शन करके उसको बरामद कर लिया, बंदे पकड़ लिए। अब ये बैठे हो राजीनामा करवाने कि इनका आपस में राजीनामा करवा के उनको छुड़वा दें। मैंने कहा सर, ऐसी सियासत पे मैं लानत भेजता हूँ, ऐसी सोच पे लानत भेजता हूँ, इनको तो फांसी लगवाना चाहिए और आप इनको छुड़वा रहे हैं। कहते तुम्हें नहीं पता सियासत क्या होती है। जिनकी ये सियासत होगी, जिनकी ये सियासत होगी वो क्या करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे, जब मैं MNA बना तो उसके बाद साउथ पंजाब में ही वॉज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और मेरा हर काम उन्होंने रोका है। और मेरा हर वो काम जो ख्वाब था मेरा, ये जो वार्ड बनाना बच्चों का, उसके अलावा एक आई हॉस्पिटल बनाना, उसके अलावा कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू करवाना, मतलब ऐसे कितने काम थे जो मैं करना चाहता था, वो मेरे रोके गए। और जो उसको रोकेगा मैं उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लूँगा। मेरे गरीब के और मेरे दरमियान जो आएगा मैं तो स्टैंड लूँगा। मुझे नहीं पता मैं उसमें हार जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, मेरा काम है स्टैंड लेना, फतह दिलवाना तो अल्लाह की ज़ात का काम। आपको आज भी नून लीग से उम्मीद है कि वो साउथ पंजाब देगी? आप ये जानते हुए कि वो अपनी CMशिप दाव पे लगाएंगे अगर वो साउथ पंजाब सूबा बनाएंगे, क्योंकि यू नो कि अभी क्या रेशो चल रहा है टिकट्स का, किसके पास कितनी सीटें? यू थिंक मरियम नवाज और मैं सच बोलता होता हूँ, फिलहाल जो है ना ये मुश्किल है। बात साउथ पंजाब की नहीं हो रही, अब हो रही है बात 16 सूबों की। फिलहाल ये बहुत मुश्किल है, किसी पार्टी ने नहीं मानना। अगर कोई पार्टी मानी आखिर में जाके तो वो नून लीग होगी। मेरी आज प्रेडिक्शन लिख लें। आप ये बिलीव करते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब हटे, ख़ुद नहीं लड़ सके तो उन्होंने बेटी को CM बना दिया, इस पूरे पंजाब इतने बड़े सूबे के अंदर कोई और इस अहल नहीं है कि वो नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा CM बन सके? देखें, जिसको भी बनाते दूसरा नाराज़ हो जाता। सब एक लेवल के लोग हैं। एक को मिनिस्टर बनाते, चीफ मिनिस्टर बनाते, दूसरा नाराज़, तीसरा धड़ा नाराज़, चौथा नाराज़, पांचवा नाराज़, किस किस को नाराज़ करते। ये एक मजबूरी होती है। आप जब उस लेवल पे बैठेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप वज़ीर बन गए हैं, तो आपने नीचे एक कोई ओहदा बनाना है, तो आप जितने वर्कर होंगे सब में से जिसको बनाएंगे दूसरा नाराज़, तो फिर आप अपने बेटे को दे देंगे? बेटे को नहीं देंगे, आप किसी ऐसे बंदे को देंगे जो आपके कैलिबर का होगा, जो आप कैलिबर का होगा। अच्छा देखें, जिसको उन्होंने दिया है, जिसको उन्होंने बनाया है, उस पर सारे मुत्तफिक हैं। जिनको आप कह रहे हैं ना बनाओ, वो सब मुत्तफिक हैं। अगर वो मुत्तफिक हैं, सर मे बी ये मुत्तफिक हो अगले इलेक्शन तक। देखें, अगले इलेक्शन तक मुत्तफिक हैं ना। अगर वो मुत्तफिक हैं, हु आर वी टू आर्गू? जिनके वोट हैं, जो बन के आए हैं, वो मुत्तफिक हैं उन पे। बन के आए हैं सर, ये जो चले बन के आए हैं, जैसे भी आए हैं, इस वक्त वो MNA MPA तो है ना। बिल्कुल ठीक है ना जी। उस PTI वाले भी इसी तरह बन के आए हैं, वो भी इसी तरह बन के आए हैं, सारे तो, बन के आए हैं। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ शायद आज तक कोई अपनी बलबूते पे बना ही नहीं है, बनने ही नहीं दिया। चले वो जैसे भी आए, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि मैडम जो है ना हमारी वज़ीर आला हैं, क्या हमें हक बनता है कि हम जाके इस पर इतराज़ करें या इसके ऊपर बात करें? आपकी मैडम, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है कि एक डेमोक्रेसी के आपकी इस मुल्क में डेमोक्रेसी एक तो है नहीं, हम अपने मकसद के लिए डेमोक्रेसी का वर्ड चूज करते हैं जो मैंने पहले की थी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, इस मुल्क में कभी डेमोक्रेसी किसी ने देखी ही नहीं, और हम हमेशा से ही बस अपने मज़े के लिए और अपने मफाद के लिए डेमोक्रेसी, साउथ पंजाब और इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, जबकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। था कि आप जमहूरियत के खिलाफ फौज की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। आज आपने खुद अब कह दिया है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ सर। तो मेरी बात 18 में हम वोट डालें नून लीग को, निकले PTI को, ये डेमोक्रेसी है। हम वोट डालें 24 में PTI को, निकले नून लीग को, ये डेमोक्रेसी है। करें इस दफ़ा PTI वाले वोट जो थे ना, अगर PTI के निकल आते ना तो इस वक्त हम डिफॉल्ट कर चुके हो। वही कह रहा हूँ, नहीं निकले, शुक्र करें नहीं निकले। अब देखें मुल्क आपका तरक्की की जिस जगह पे जा रहा है,
इंडिया आपसे कितना परेशान है, अमेरिका आपसे कितना खुश है, चाइना आपसे कितना खुश है, आपने उसको अपना क्या नाम है, ईस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी राज़ी कर लिया, आपने अफगानिस्तान को भी राज़ी कर लिया है। इससे अच्छा कोई वक्त है? सर मेरे ख्याल में ये मुल्क ताक़यामत रहने के लिए बना है। किसी के आने, आपके या किसी और के आने या जाने से इस मुल्क पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई है, चाहे इमरान खान है। इस मुल्क को सब ने ही लूटा है सर, लेकिन उसके बाद के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म अवाम चूज़ कर रही है, उन्हें बनना चाहिए जो मर्जी। रेहाना डार साहिबा का दुपट्टा खींचा गया, ख़वातीन को रोडों पे घसीटा गया, उनकी घर वाले भी दुआ आपके लिए करें। इतना दुख क्यों लगता है इनका? सर किसी भी औरत की तस्वीर शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, मैं उस टाइम भी कंडेम किया जिस टाइम मरियम नवाज के रूम में अवाम गई। घर से निकल के आके दुपट्टे फेंके और गालियां दे पाक फौज को, और पाक फौज आपके लिए शहादतें दे रही है, आपको वो तो याद रहता है। देखें जो आप शहीद करते हैं, जो इनको अपना इंडिया के बंदे जो मारते हैं, उनकी औरतें बेवा नहीं होती। फिर आप उनका कल तो आप कल का ठहरे ना, बात तो वही है ना, कल आपको कहेंगे उनके साथ जुल्म हो गया। देखें जो आपकी फ़ौज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो आपकी फ़ौज को डिमोरलाइज कर रहे हैं, यही कुछ इंडिया करता है। कल को इंडिया के जब बंदे मारते हैं, उनकी बेवा होती है, आप कहते हैं जी ये बड़ा बुरा किया, उनको बेवा कर दिया। तो आज आपको मैं वही कह रहा हूं कि बात मेरी को समझें कि ये लोग आपकी फौज को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आपको दीवार के पीछे धकेल रहे हैं। खुदा के लिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये खवातीन और ये मर्द, ये वो टोला है जो यहूदियों का भेजा हुआ है। देखें उनकी मिसेस यहूदी है ना, एक्स मिसेस। अच्छा अभी नहीं है? अब नहीं है। मैं तो साथ सुनने जाते हैं तो मिलते हैं उसे। सर ये तो अब बहुत पर्सनल बात हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल है वहाँ ये एक्स नहीं होता सर, मेरे ख्याल में हमें इस पे पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। दूसरा सर आप लॉयर हैं, आपको नहीं लगता ह्यूमन राइट्स अगर मैं किसी यहूदी से शादी कर लूँ तो आप वादा करें कि मुझे मीडिया में सवाल नहीं करेंगे? मैं इस पे यकीन रखता हूँ, आपसे नहीं करना चाहिए। सर हर मीडिया का बंदा करेगा वो, सर हर एक का अपना कहने का तरीका है। बात ये है कि पर्सनल लाइफ हमारी तो सामने होती है सबके। सर देखिए मैं उस टाइम भी खिलाफ होता हूँ जिस टाइम मरियम नवाज साहिबा के बेटे के ऊपर, बच्चे के ऊपर, पहले बच्चे के ऊपर बात की जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी की भी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं होनी चाहिए, किसी की भी। जो बंदा ये जो इस तरह की गिरी हुई बातें करता है ना, वो अपनी असलियत दिखाता है। ये चीज़ें जो है ना आपकी ख़ानदानियत को शो करती हैं। सर इस टाइम पे, जिस टाइम आप नेशनल असम्बली के मेंबर थे, MNA की तनख्वाह क्या थी? मेरे ख्याल है 150 तक, 1 लाख 1.5 लाख। अभी मेरे ख्याल में इंक्रीज भी हुआ है रिसेंटली। अभी काफ़ी सारी इंक्रीज। तो वो अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। आपके इस टाइम पे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट हैं, आप उनकी तादाद देख लें, उनके अखराजात देख लें, उनके लिए गाड़ियाँ, फ्यूल, हर चीज़ है, लेकिन जहर का घूंट इस आवाम ने भरना है जो टैक्स भी दे रही है, जो उसके बाद मारे भी खा रही है, जो अस्पतालों में लवारिस पड़ी है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था सर, हमारे पास ICU के बेड्स नहीं है मुल्तान में। कब से नहीं हो रहा? कब से नहीं हो रहा? तब शुरू से हो रहा है। फिर आप सारों को रिजाइन कर देना चाहिए। शुरू से हो रहा है। देखें मेरी बात सुने, मैंने तो यही कहा है ना कि हमें खुद अपने आप से शुरू करना है। मैं अगर ये करूं कि मैं किसी का हक ना खाऊं, किसी के पे जुल्म ना करूं, किसी पे ज्यादती ना करूं, मैं अपने से शुरू हो जाऊं, अपने आप को ठीक कर लूं, तो हर कोई ठीक हो जाएगा। सर आप 2 लाख हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके अपने सुधरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। एक रेडी वाला गुजरता है ना, वो गटर का ढकना उठा लेता है, उसमें से लोहा बेच लेता है। मिनहसुल कौम हम करप्ट हैं। मलिक साहब एक छोटा सा सवाल अगर आप माइंड ना करें, एक MNA का इलेक्शन पे कितनी कॉस्ट आती है? डिपेंड करता है जी। आपका ले लेते हैं रफ आइडिया। अब यहाँ एक एस्टिमेट ले लेते हैं, करोड़ 1.5-2 FBR के मसले हाँ या ना आप मुझे उसमें धकेलना चाहते हैं। अच्छा मैं आपकी बात नहीं करता, मैं किसी और की रैंडम बात कर रहा हूं। 50-60 लाख 50-60 लाख रुपए का इलेक्शन पे लगाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल 1.5 लाख की तनख्वाह के लिए लगाया जाता है। कुर्बान कर देते हैं सारे MNA, अपनी अपनी कुर्बानी देते हैं। इससे ज़्यादा तो वो खर्चे करके उस असेंबली में जाते हैं, उससे ज़्यादा तो 17% का वो वैसे ही कट ले रहे हैं अपने हर बजट के अंदर। अपनी ये जहर देना छोड़ दें, आवाम को गोली देना छोड़ दें, खुद के कुर्बानी। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। लेकिन आप अगर इसकी बजाय ये कहें कि जो ये लोग करप्शन करते हैं, जो लोग कमीशन लेते हैं, जो लोग गरीबों का खून चूसते हैं, जो ये आपकी जो यहाँ पे पुलिस वाले जो लोगों से रिश्वतें लेते हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया जो मसले करती है, जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जो सियासतदान लूटते हैं, अगर वो ये छोड़ दें, तनख्वाहें छोड़ने की बजाय जो हक हलाल है, अगर वो ये हराम का जो काम करते हैं वो छोड़ दें, तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। आपने लॉ और पुलिस को बहुत करीब से देखा, बीइंग लॉयर आपने बड़ा आपका वास्ता रहा होगा।
मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अंडर एस्टीमेट और अंडर रेट हमने हमेशा अपनी पुलिस को किया। उनको इतने, कभी आप लोगों ने बजट्स में उनका इतना हिस्सा ही नहीं रखा। उनको पर मेरे ख्याल में केस कोई बहुत मामूली रकम होती है जिसमें उन्होंने पर केस निपटाना होता है। अब वो करप्शन नहीं करेंगे तो आप तो उनको पालने से रहे सर, उन्होंने इसी तरीके से कमाना, या तो उनके बजट इंक्रीज कर दें। 5 डकैतों को, 5 बेगुनाहों को फांसी के फंदे पे नामजद किया और 1 करोड़ ले लिया, ये खर्चों के लिए लिया। सर मैं फिर कसूर आपका, मेरे ख्याल में फिर कसूर एक एमएनए का, जिसने पार्लियामेंट में बैठ के इनके ऊपर लॉ साजी तो खुद कमीशन ले रहा है। 5 एमएनए मुल्तान में, 4 एमएनए, 3 एमएनए और एक बेटा को एमपीए बनवाया है, वो सारे कमीशन ले रहे हैं। वो पटवारियों से जो है ना वो मंथलियां ले रहे हैं। क्या बताऊं मैं, अभी मुझे किसी ने कहा है कि पटवारी लगवाया 25 लाख मंथली ले रहे हैं, उसके बावजूद अवाम उन्हें वोट दे रही है। तो अब किसका कसूर है? अभी आपने कहा उन्हें जितवाया गया, तो कसूर तो उनका होना जिन्हें जितवाया। तो फिर ठीक है, आप जहां मर्जी ले जाएं अब इस बात को। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमें अपना ज़मीर खुद देखना चाहिए। सर ज़मीर के नाम पे वोट मेरी 1.5 करोड़ की घड़ी चोरी हो गई है, मैं हंस रहा हूँ। सर अगर कोई गरीब आदमी होता, उसकी 100 रुपए की घड़ी चोरी होती, उसको आंसुओं से रो रहा होता। तो ये होता है हक हलाल और ये होता है हक हराम। इस मुल्क में घड़ी का बड़ा तमाशा बनता आ रहा है, पता नहीं क्यों, घड़ी का, हार का। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने टाइम दिया अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच।